दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान यानी साइंस का 8वां अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों जीवों में अनेक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और इसमें जनन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। दोस्तों सभी जो जैव प्रक्रम हैं, जीवों के लिए आवश्यक जैव प्रक्रम होते हैं, उनमें किसी जीव को जीवित रखने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। लेकिन जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए या अपनी जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम इसके बारे में समझ सकते हैं कि जीवों में जनन क्यों होता है। दोस्तों विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं और जीविता के लिए या आगे बढ़ने के लिए किसी जीव के अगली पीढ़ी में जाने के लिए जनन आवश्यक है। यदि कोई जीव एकल होता तो कोई भी जनन द्वारा अपने जैसा सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता, तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। किसी जात या स्पीसीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या हमें उनके अस्तित्व का ज्ञान कराता है और हमें ये पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। इसलिए जनन करने वाले जीव संतति या संतान का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उन्हीं के जैसे दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं क्या जीव पूरी तरह से अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, यानी कोई भी जीव क्या अपनी ही तरह संतान को जन्म देता है। विभिन्न जीवों की बनावट, आकार और आकृति समान होने के कारण वे सदृश प्रतीत होते हैं। दोस्तों शरीर की बनावट या अभिकल्प भी समान होता है, उसके लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। इसलिए अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। आप जानते हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनके डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है और ये जनक से संतानों की पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है और इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न भिन्न होती है और भिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक बनावट में भी विविधता आती है। तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनता है। डीएनए की प्रतिकृति या मॉडल बनाने के लिए, उसके जैसा रूप बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं और उनका एक दूसरे से अलग होना जरूरी है। डीएनए की एक प्रतिकृति जो होता है, एक कॉपी, उसको मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति जो होती है उसके पास जैव प्रक्रम के अनुरक्षण के लिए संगठित कोश की संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए का मॉडल या उसकी कॉपी बनाने के लिए दूसरी कोश की संरचनाओं का सृजन भी होता है और इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां भी अलग हो जाती हैं। परिणाम ये होता है कि एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। आप जानते हैं कि ये दोनों कोशिकाएं एक जैसी हैं, लेकिन वो पूरी तरह से समरूप होंगी या नहीं होंगी ये कहना कुछ भी निश्चित नहीं है। दोस्तों जो डीएनए प्रतिकृतियां बनती हैं एक समान होती हैं, लेकिन मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होंगी। हो सकता है कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हों कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित ही न हो पाए और इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती हैं, इसलिए संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होती हैं और जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। विभिन्नता या असमानता का महत्व क्या है? दोस्तों अपनी जनन क्षमता का उपयोग करके जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं।
जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना और डिजाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। इसलिए किसी प्रजाति या स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जो है वो जनन से होता है। निकेत में कई प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है, कम हो सकता है, जलवायु में परिवर्तन हो सकता है और कभी कभी क्या होता है कि निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी हो सकता है। यदि समष्टि की जीवों की कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना होती है। इसलिए यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तो वैश्विक उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का तापमान बढ़ने पर अधिकतर जीवाणु तो मर जाएंगे, लेकिन जो उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन होंगे वो जीवित रहेंगे और ये विभिन्नताएं या असमानताएं प्रजातियों की उत्तरजीविता बनाए रखने में बहुत सहायक होती हैं। जनन, विभिन्न जीवों में जनन जो है हम पढ़ रहे हैं, इसमें आइए जानते हैं एकल जीवों में प्रजनन विधि किस प्रकार होती है। दोस्तों, इष्ट जो होता है खमीर, उसकी वृद्धि और दूसरी क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि जनन कैसे होता है। आइए जानते हैं। एक तो होता है विखंडन द्वारा। एक कोश की जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है और अनेक जीवाणु या प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में बंट जाती है और अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। तो जनन की एक विधि विखंडन होती है और यहाँ अमीबा में देखिए द्विखंडन को किस प्रक्रिया द्वारा दोहराया गया है। दोस्तों, कुछ एक कोश की जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है, जैसे कालाजार के रोगाणु। लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे अनेक प्रकार के एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसको बहुखंडन कहा जाता है। और दूसरी ओर इष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभार बनकर कोशिका से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडियम का बहुखंडन दर्शाया गया है। इसके अलावा जनन की एक विधि दोस्तों खंडन होती है। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि होती है। स्पाइरोगाइरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और ये टुकड़े अनेक जीवों में नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। लेकिन सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए ये सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं, विशेष कार्य के लिए उनमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं और ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि उपयोग में आती है। जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनके द्वारा एक सामान्य युक्ति ये है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए बनी होती हैं और इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए जीवों में जनन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। अनेक प्रकार के कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है और कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें वृद्धि क्रम, प्रसरण और उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता होती है। देखते हैं दोस्तों, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन क्या होता है। तो एक प्रकार से नए जीव के निर्माण में जो जीव हैं उनमें नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। देखिए, पुनरुद्भवन क्या है कि यदि कोई जो है प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण रूप से नए जीव का निर्माण कर लेता है, जिसको कि पुनरुद्भवन कहा जाता है। ये देखिए, ये प्लेनेरिया का उदाहरण है। और लेकिन हर जीव में इस तरह का पुनरुद्भवन नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पर देखिए एक और प्रक्रिया जनन की मुकुलन दिखाई गई है। हाइड्रा जैसे जलीय जीव में पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है और ये उभार धीरे धीरे नन्हे जीव में बदल जाता है और एक नया हाइड्रा उत्पन्न होता है।
इसके अलावा दोस्तों कायिक प्रवर्धन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जनन की विधि, ये पौधों में होती है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न करती हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। और कायिक प्रवर्तन की विधियों का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब, अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। और ऐसे प्रकार के फसलों के लिए या ऐसे पौधों में जिनमें बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा फूल और फल कम समय में लगने लगते हैं, ये केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी होता है कायिक प्रवर्धन। यहाँ पर देखिए कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती में किस तरह से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलियाँ विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं और नए पौधे बना लेती हैं। दोस्तों ऊतक संवर्धन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष से बढ़े हुए भाग से अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं जिनको कि कैलस कहा जाता है। कैलस की वृद्धि और विभेदन के हार्मोन युक्त अन्य माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप दिया जाता है जिससे कि वे वृद्धि करके विकसित पौधे बन जाते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं और इस तकनीक का प्रयोग अनेक प्रकार के सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों जनन की एक विधि बीजाणु समासंघ के बारे में। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं भी पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर ब्रेड में धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित होती हैं। ये राइजोपस नाम का एक कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है लेकिन ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गोल संरचनाएं जनन भाग लेती हैं और ये गुच्छ बीजाणुधानी होते हैं जिन्हें विशेष कोशिकाएं कही जाती हैं। यहाँ पर देखिए राइजोपस में बीजाणु समासंघ किस प्रकार से होता है और नम सतह के आने पर ये जो है वृद्धि करने लगती हैं और इनका वृद्धि बीजाणु समासंघ के द्वारा होता है। दोस्तों अभी तक हमने एकल जीव द्वारा जनन की बात की, इसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। लेकिन अब आइए जानते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। दोस्तों जनन की एक ऐसी विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो व्यष्टि या दो जीवों की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है, न ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। और ऐसे जीवों में नए संतति या संतान उत्पन्न करने के लिए नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस कारण इसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? दोस्तों एकल पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना और कोशिकीय संगठन दोनों जरूरी है। हम जानते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति की तकनीक पूरी तरह से यथार्थ नहीं है। कुछ परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत होती हैं। और देखिए कि स्पीसीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता या असमानता उस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होता है। दोस्तों डीएनए की प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं है, पर वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है कि विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए की प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो या अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं और प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनूठा होता है। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। एक समस्या ये हो सकती है कि यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगुनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिका संगठन पर नियंत्रण टूटने की अधिक संभावना है। हम जानते हैं जीवों की जटिलता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ऊतकों की विशिष्टता भी बढ़ती जाती है और इस समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है और इसमें देखिए जिसमें जीवों में कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और डीएनए की मात्रा भी आधी होती है।
कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसको कि अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, उसके द्वारा पूरा किया जाता है। इसलिए दो भिन्न जीवों की यह युग्मक क्रियाएं लैंगिक जनन में युग्मनज द्वारा युग्मनज या जायगोट बनाती हैं, जो संतति में गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा को पुनर्स्थापित करता है। और यदि युग्मनज वृद्धि और परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। दोस्तों, जो युग्मक होते हैं उनकी आकार और आकृति में विशेष अंतर नहीं होता है और जनन कोशिकाएं विशिष्ट हो जाती हैं। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है, उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी छोटी और अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक और जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसको मादा युग्मक कहते हैं। आइए देखते हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं और जो फूल होता है उसके भाग बारे में आप पढ़ चुके हैं। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग होते हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो वो पुष्प एक लिंगी होता है, लेकिन जब दोनों पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है, जैसे गुड़हल और सरसों का फूल। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं और जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तो हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में होते हैं। दोस्तों, परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंडकोशिका में संलयित हो जाते हैं। जनन कोशिकाओं में युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है और जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का ये स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो ये स्वपरागण कहलाता है, लेकिन एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहा जाता है। और ये प्रक्रिया यानी परागकणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया वायु, जल अथवा तितली और छोटे प्राणियों के द्वारा होती है। दोस्तों, परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद नर युग्मनज अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है और वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है और निषेचन के बाद युग्मनज में कई प्रकार के विभाजन होते हैं। बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड एक कठोर आवरण विकसित होता है और ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र और ये जो चीज़ें होती हैं पुष्प के भाग, ये मुरझाकर गिर जाते हैं और जब बीज बनता है तो बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में फिर नए पौधे में विकसित हो जाता है, जिसको कि अंकुरण कहा जाता है। आइए जानते हैं पौधों में जनन के बाद कि मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। एक असंबद्ध बिंदु देखते हैं। हम जानते हैं कि आयु के साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं और बहुत सारे परिवर्तन, जैसे छोटे पे हम जब छोट पे रहते हैं दांत बाद में निकलते हैं साल भर के आसपास। शारीरिक वृद्धि होती है, किशोरावस्था आती है, हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर सौष्ठव हो जाता है यानी मजबूत हो जाता है, शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं, संवेदना में परिवर्तन होता है और इनमें से कुछ परिवर्तन लड़कों के तरह लड़कियों में भी आता है। आँख और जांघों के बीच बालगुच्छ निकल आते हैं, उनका रंग गहरा हो जाता है। पैर, हाथ और चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं। कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो लड़कों और लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि और स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आती है, आवाज़ फटने लगती है। साथ ही दीवा स्वप्न अथवा रात्रि में शिश्न भी अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाता है और ये सारे परिवर्तन महीनों और वर्षों की अवधि में धीमी गति से होते हैं। ये सभी व्यक्तियों में अलग अलग ढंग से ये परिवर्तन होते हैं और इसमें देखिए कि हमारे नाक नक्श अलग अलग हैं। उसी प्रकार इन लोगों के बालों की वृद्धि का पैटर्न, जो भी हमारे शरीर में अंतर आता है, ये शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू होते हैं।
इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों आती है? तो हम बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं की आवश्यकता के बारे में जानते हैं और ये सब उसी प्रक्रिया का परिणाम होता है। जनन ऊतक बनते हैं, उनकी परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि में धीमी गति होनी शुरू होती है, ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं और किशोरावस्था की इस अवधि को प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ कहा जाता है। ये सारे परिवर्तन जनन प्रक्रम से संबद्ध होते हैं और इसमें क्या होता है कि जो परिवर्तन होता है, नए पैटर्न आते हैं, बदलाव होते हैं, ये वो दर्शाते हैं कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं का वास्तविक स्थानांतरण विशिष्ट अंग संरचना जरूरी होती है। शिश्न के ऊर्ध्व होने की क्षमता, स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु के मां के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहना और जन्मोपरांत स्तनपान कराना, इन सब स्थितियों के लिए मादा के जननांगों और स्तन का परिपक्व होना जरूरी है। दोस्तों, मानव जनन में नर जनन अंग और मादा जनन अंग हैं। नर जनन तंत्र जो है उसका चित्र यहाँ साइड में दिया गया है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण ये है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है और पुरुषों में पाए जाने वाला जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है उसमें वृषण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और उत्पादित जो शुक्राणु हैं उनका मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं और इस कारण शुक्राणु एक तरल माध्यम पा जाते हैं। प्रोटिस्ट और शुक्राणु अपने स्राव में शुक्रवाहिका में डालते हैं। यह स्राव पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। एक लंबी पूंछ होती है जिन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता मिलती है। नर जनन अंगों के अलावा मादा जनन अंग होते हैं। इसमें क्या होता है, मादा जनन अंग में मुख्य रूप से गर्भाशय, अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब या अंडाशय होते हैं जो कि शुक्राणुओं से अभिक्रिया करके जो है वो भ्रूण का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण और उसके विकास के लिए बहुत विशेष रूप से अनुकूलित होना चाहिए। गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने अथवा उसके पोषण की तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है और भ्रूण के पोषण के लिए रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण जो होता है गर्भाशय में, उसको माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। उसके लिए विशेष संरचना होती है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है और प्लेसेंटा के माध्यम से दोस्तों माँ के रुधिर के स्थानांतरण द्वारा बच्चे में होता है और माँ के शरीर में गर्भ की विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है और गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। एक स्थिति होती है, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो ये लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। इसलिए निषेचित अंड की प्राप्ति के लिए गर्भाशय प्रतिमाह तैयारी करता है। और होता यह है कि निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की एक आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में निकलती रहती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव अथवा ऋजोधर्म कहते हैं। ये अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। जनन स्वास्थ्य। दोस्तों, लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है। ये उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि होती है। इसलिए किसी सीमा तक अथवा आंशिक रूप से लैंगिक परिपक्वता का अर्थ ये नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण के योग्य हो गए हैं। हम ये निर्णय किस प्रकार से ले सकते हैं कि शरीर और मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के योग्य हो गए हैं, इस विषय पर हम सभी पर किसी न किसी का दबाव होता है। विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है और ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफ़ी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण या मुश्किल हो सकता है। कई प्रकार के देखिए, जब हम यौन क्रिया में प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं, कई प्रकार के रोगों का लैंगिक संचरण होता है।
जीवाणु जनित रोग जैसे गोनेरिया और सिफिलिस और वायरस संक्रमण जैसे कि वार्ट और HIV एड्स शामिल हैं। लैंगिक क्रियाओं के दौरान इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है और इसके लिए इनका जो है कुछ सावधानी या आवरण का प्रयोग करके अनेक रोगों के संचरण से बचा जा सकता है। दोस्तों, लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर और भावनाओं की मांग और आपूर्ति बढ़ जाती है। यदि वो इसके लिए तैयार नहीं है तो बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ता है। दोस्तों, कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कई ऐसे जो है युक्तियां हैं जिनके द्वारा जो है गर्भधारण को रोकने के लिए प्रयास किया जाता है। इसमें कॉपर टी और कई प्रकार के जो हैं प्रक्रियाएं या चिकित्सकीय साधन उपलब्ध हैं। दोस्तों, शल्य क्रिया द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न करके गर्भधारण से बचा जा सकता है और शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है और इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते। ऐसा कार्य गैर कानूनी कार्य है और अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात के लिए किया जाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना जरूरी है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण कानूनी अपराध है, लेकिन कुछ मादा भ्रूण को निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंगानुपात तीव्रता से घट रहा है और ये चिंता का विषय है। तो दोस्तों, हमने देखा कि जनन प्रक्रिया के द्वारा क्या है, कोई भी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है और जनसंख्या के आकार और प्रकार के लिए जनन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपने अध्याय जो पढ़ा उसमें आइए देखते हैं उसका सारांश। अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जनन में एक कोशिका द्वारा DNA प्रतिकृति का निर्माण, अतिरिक्त कोश की संगठन का सृजन होता है। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली उनके शारीरिक बनावट या अभिकल्प पर निर्भर करती है। खंडन विधि में जीवाणु और प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति कोशिका का निर्माण करती है। हाइड्रा जैसे जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विलग हो जाए तो प्रत्येक भाग में पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव विकसित हो जाते हैं। कुछ मुकुलन से भी उभर कर सामने आते हैं। कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़, तना अथवा पत्ती से नए पौधे विकसित हो जाते हैं और उपरोक्त अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं जिसमें संतति की उत्पन्न एकल जीव या व्यष्टि द्वारा होती है। इसके अलावा अलैंगिक जनन के कुछ उदाहरण हैं जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होती है। लैंगिक जनन में संतति उत्पादन के लिए 2 जीव भाग लेते हैं। DNA प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जरूरी होता है। पुष्पी पौधों में जनन प्रक्रम में परागकण परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं जिसे परागण कहते हैं। इसका अनुगम निषेचन द्वारा होता है। दोस्तों, यौवनारंभ में देखा जाए तो शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं और इसी प्रकार पुरुष और स्त्रियों दोनों में परिवर्तन आते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र में अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय पाए जाते हैं। मानव लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण होता है और निषेचन डिंबवाहिनी में होता है। अनेक प्रकार के गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर गर्भधारण को रोका जा सकता है। इसके लिए कई प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण था। NCERT विज्ञान का ये वीडियो कि विभिन्न जीवों में जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।